हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज आप सबके सामने मैं एक नया टॉपिक तो नहीं, लास्ट वीडियो में मैंने जो अफबाऊ सिद्धांत बताया था, अफबाऊ प्रिंसिपल बताया था, तो उसमें मैंने सिर्फ 2 नियम ही बताए थे। कहा था कि 3 नियमों से मिलके बना है अफबाऊ सिद्धांत। तो उसका जो तीसरा नियम है L+N नियम, वो हम आज पढ़ेंगे। और इन तीनों नियमों का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं एक परमाणु का, किसी भी एक तत्व का, तो ये देखेंगे आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ये दोनों हमने पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है N+L नियम। ये क्वांटम संख्या पर डिपेंडेंट है। जो N है वो मुख्य क्वांटम संख्या है और L जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या है। जब हम क्वांटम संख्या पढ़ते हैं तो हम इन दोनों का पढ़ते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं, तो जिनमें से पहला और दूसरा जो 2 प्रकार हैं वो यही हैं। तो N+L नियम क्या बोलता है देखते हैं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस उपकोष या कक्षक में पहले प्रवेश करते हैं जिसके लिए N+L का मान कम होता है। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको किसी कक्षक में भरना है तो उसके लिए हमको पहले उसके N+L का मान जानना ज़रूरी है। जिसके लिए N+L का मान कम होगा उसको पहले भरा जाएगा, जिसके लिए N+L का मान अधिक होगा उस कक्ष में बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया इस नियम का। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि यदि N+L का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए N का मान कम होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि N+L का मान 2 उपकक्ष के लिए एक समान हो। तो उस स्थिति में हम N के मान को देखेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, जिस कक्ष के लिए N का मान कम होगा तो उस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेंगे। हो सकता है बोलने से समझ में ना आए, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये 4 जो उपकोष दिए गए हैं 6s, 5s, 4p और 3d उपकोष रिक्त हैं, तो हमको जो नया इलेक्ट्रॉन भरना है वो कहाँ आएगा, ये हमको निकालना है। तो 3d में आएगा। पहले ही बता दिया गया कि 3d में प्रविष्ट होगा, लेकिन कैसे ये पता चलेगा N+L के नियम से। हमको देखते हैं। ये उपकोष लिखा गया है, हमने लिखा था यहाँ पे 6s, 5s, 4p और 3d, तो उसी को लिख दिया यहाँ पे। अब N+L का नियम लगाते हैं। 6s, तो यहाँ पे जो N है, N मुख्य क्वांटम संख्या N, तो उसका मान तो 6 है, सामने दिख रहा है ना। लेकिन S के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है L, उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे भी S के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 रखा गया है। P उपकक्ष के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिया गया। 4 + 1। 3D के लिए, D के लिए 3 तो N का वैल्यू है तो ले लिए। D के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसकी वैल्यू 2 होती है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिया गया। अब यहाँ पे 6 + 0 = 6, 5 + 0 5, 4 + 1 = 5 और 3 + 2 = 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 6 बड़ा है, तो इसको तो हम नहीं ले सकते। कहा गया ना कि जो सबसे छोटी होती है N+L का मान, जिसमें सबसे छोटा होता है, उसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जबकि ये तीनों हैं, ये तीनों का मान 5, 5, 5 बराबर है ना। तो बराबर है, तो इसके लिए हमको सेकंड पॉइंट क्या कहा गया कि अगर ये N+L की वैल्यू बराबर हो तो उसके लिए हम N की वैल्यू देखते हैं। N की वैल्यू जिस उपकक्ष के लिए कम होती है, सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन वहीं प्रवेश करते हैं करके। तो N की वैल्यू यहाँ देखी जाए 5, 4, 3, तो 3 सबसे छोटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3D में पहले प्रवेश करेगा, ना कि 6s में या 5s में या फिर 4p में।
सबसे पहले 3D में, उसके बाद बाकी सब में प्रवेश करेगा। उसके बाद 4p में आएगा, फिर 5s में आएगा, तब जाके 6s में आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में प्रवेश करेगा। इसी तरह से अगर हम सभी उपकोशों का n+l नियम से n+l की वैल्यू निकालते हैं तो हमको जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है वो ये प्राप्त होता है। देखिए 1s सबसे छोटा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d में आएगा, 4s के बाद 3d में। देखिए यहाँ पे 3p के बाद 3d में हम नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि 3d के लिए आप n+l काउंट करके देखिए, 3 प्लस डी के लिए 2 होता है l की वैल्यू, तो 3 + 2 = 5 एंड यहाँ पे 4 + 0 s के लिए जो l की वैल्यू है वो 0 होती है, तो इसलिए 4 + 0 = 4 हो जाएगा, जबकि 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे जो 3D है उस पे इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, पहले 4s पे जाएगा। हम अभी एग्जांपल देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें। फिर 3D के बाद 4p में आएगा, फिर 5s में आएगा, फिर 4d, फिर 5p। आप लोग यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा कि मैम 4 तो छोटा है, 4p है, p में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 5s है तो आप 5s में क्यों बाद में भर रहे हो, 4p में क्यों पहले भर रहे हो। या ये हो सकता है कि 5s तो 5 तो बड़ा है मैम, लेकिन यहाँ पे 4d कर दिया आपने, तो 4 तो छोटा है, तो उसके लिए उसमें बाद में क्यों भर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, n+l की वैल्यू हमको निकालनी है, उसके बाद ही हमको डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले भरेगा। तो इसलिए 5s में भरेगा पहले, फिर 4d, फिर 5p में, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d में, फिर 6p में, यही क्रम आगे चलता जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनों के भरने का एग्जैक्ट और सही क्रम। इसी तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है हर एक एलिमेंट का, हर एक तत्व का। आवर्त सारणी में जितने भी 118 तत्व हैं उन सब का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। अब मैं कुछ के करके दिखा रही हूँ, फिर आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ पे नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। तो देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा यही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका यूज़ करके n+l नियम, पाउली अपवर्जन सिद्धांत और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इन सब का यूज़ करके हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना ही चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, वो दिन तो गया जब हमको हर एक तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कराया जाता था। ये 11-12 की बातें हैं। अभी हम बीएससी में हैं, तो बीएससी में हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अच्छे से आना चाहिए। तो हाइड्रोजन H जो प्रतीक है वो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक जो कहा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 1 होती है, तो 1s1 सबसे पहले s में प्रवेश करता है, इसलिए हीलियम के लिए 1s2, लिथियम 3 है परमाणु क्रमांक, तो इसके लिए 1s2 2s1, ऐसे ही करते जाएंगे। कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का देख लेते हैं 1s2 2s2 2p4, गिन के देख लीजिए 4 + 2 + 2 हुआ 8, तो O8 इसीलिए लिखा है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरने चाहिए। अब देखते हैं ये जो हैलोजन समूह हैं जो मुख्यतः हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अब मैं उनको बता रही हूँ। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हैलोजन फैमिली है, हमको पता है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, 9 होता है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, 1s2 2s2 2p5, 5 + 2 + 2 कीजिए 9 आएगा। क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए यहाँ पे जो ये हैलोजन समूह है इसके लास्ट कक्षक को देखिए आप लोग, क्या है 2p5 3p5 4p5 5p6 और ये है 6p5, यहाँ पे शायद 5 आएगा, 5p5। आप लोग करके देखिएगा इसको। आयोडीन का 53 है,
तो इसको आप करके देखिएगा क्या आता है, यहाँ पे बताइएगा मेरे को। आई थिंक ये 5 आएगा। तो ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो क्रम वहाँ पे बताया गया था ना, तो उसी क्रम से इसको किया गया है। फिर नियॉन, जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए बताया है नियॉन का 10 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्यों है, क्योंकि इनकी जो आखिरी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। तो नियॉन है, नियॉन का 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p6। जो p कक्षक होता है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यहाँ पे 6 लिख दिया। ऑर्गन 18, तो ऑर्गन 18 है, तो देखिए यहाँ पे p6 लास्ट भर दिया पूरा। ऐसे ही सबके लिए किया है, सबके लास्ट में p6 आया है, देख लीजिए आप लोग। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। अब है बात क्रोमियम, कॉपर, आयरन और सोडियम की। तो ये कुछ हैं जो मैं करके आप लोग को बता देती हूँ क्या आएगा इसका। तो क्रोमियम, क्रोमियम के लिए क्या करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6। अब गिन के देख लेते हैं ना कि हमको 24 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 24, तो यहाँ पे कितना भरा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 + 2 + 6 6 7 8 9 10 11 12 12 + 6 18 18 18 और 24 भरने हैं हमको, तो 2 इधर और 4 इधर, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो उसको हमको कैसे भरना है, अब 3p 6 हो गया, देखिए यहाँ पे 3p के बाद 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 4s, उसके बाद जो बचा इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाएगा ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे, 18 पूरा भर चुके हैं हम। 18 के बाद कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं हमको। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डी इलेक्ट्रॉन है, डी कक्षक है, तो डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हम इसको 5 भरते हैं तो ये अर्धपूरित हो जाएगा। जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये चीज़। तो इसलिए हमको यहाँ पे 3d5 भरना है, और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे, यानी कि एस कक्षक में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और जो डी कक्षक है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ताकि जो ये क्रोमियम का परमाणु है वो स्थायी रह सके, अपना स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है हर परमाणु, हर तत्व। तो ये हो गया क्रोमियम के लिए। अब कॉपर, कॉपर के लिए 29 कक्षक है। तो 29 कक्षक को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s में आएगा, फिर 3d में आएगा ना इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक हो गया 18। 18 के बाद कितने बचे, 9 और 2 11 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 11 इलेक्ट्रॉन को हमको इन दोनों में कंप्लीट करना है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे अगर हम 10 भरेंगे तो ये पूर्ण पूरित हो गए, पूर्ण पूरित हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, तो ऐसा भरा जाता है। तो 3d10 और 4s1, यहाँ पे 3p6 4s1 3d10। लास्ट कक्षक को देखना होता है कि अगर अर्धपूरित या पूर्ण पूरित हो रहा है तो उसको भर दीजिए, उसके बाद जो उसके पहले वाला इलेक्ट्रॉन है, पहले वाला उपकोष है, उस पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, गिन के भर लिया जाता है। उसको तरीका बता रही हूँ मैं आपको भरने का। पढ़ा तो ऐसे जाता है कि 4s1 3d10। अब हुआ आयरन, फेरस, 26 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसको भी भरते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो जस का तस रहेगा। 18 इलेक्ट्रॉन ख़त्म। अब 18 इलेक्ट्रॉन के बाद हमको कितने इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो इसके बाद हमको 4s में भरना है, फिर 3d में भरना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, तो 8
में से 2 हम इसमें भर सकते हैं, सॉरी 8 में से 2 हम इसमें भर दिए। 2 के बाद कितना बचा हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे हमको, 8 में से 2 हमने इसमें भर दिया, तो बचे 6, वो बाकी 6 इसमें आ जाएंगे। बाकी 6 बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आ जाएंगे। वैसे ही सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 है, तो 11 है तो इसको कैसे भरा जाएगा, 1s2 2s2 2p6, अब रुक जाइए, 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब 3s में आएगा तो 3s1, ये s कक्षक का इलेक्ट्रॉन है ना, s ऑर्बिटल में आता है तो इसलिए 3s1। आवर्त सारणी आप लोग देखिएगा ध्यान से, उसमें ये जो कॉर्नर है ऐसा लंबा, 2 आयत हैं, 3 आयत हैं, 3 वर्ग 3 आयत हैं, तो उनमें ये सोडियम है शुरू में, तो वो जो है वो एस कक्षक के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, एस ब्लॉक कहलाता है वो ना, तो एस ऑर्बिटल में उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए तो एस ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 3s बना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, समझ आया तो अच्छा लगा अगर तो लाइक कीजिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।